आपका अपना चैनल मेरी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार श्रीवास्तव। आज बिहार बोर्ड के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक गोधली का प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बोर्ड की परीक्षा में इस पाठ से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार की विधा है। विधा का अर्थ यहाँ है यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार की रचना है, यानी वह कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है। तो इसकी विधा निबंध है। एक नंबर का प्रश्न बनेगा कि यह किस प्रकार की विधा है, तो विधा यह निबंध है। दूसरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, अर्थात इसके रचनाकार कौन है, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14/4/1891 में, और इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1 दिसंबर 1956 में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी कहा जाता है। अब लेखक के बारे में थोड़ा जानेंगे कि लेखक की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ रचनाएं इनसे संबंधित दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इनमें से कौन सी रचना है। जैसे द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्धा और एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। एक प्रश्न और बनेगा ऑब्जेक्टिव, वह यह कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन इनके यानी लेखक के किस भाषण का अंश है। कहने का तात्पर्य है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन लेखक द्वारा एक भाषण तैयार किया गया था जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यह भाषण लाहौर में 1936 में देना था। किसी कारणवश यह भाषण वहां नहीं दिया गया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो यह भाषण तैयार किया था और वहां प्रस्तुत नहीं हो पाया, तो उसको उन्होंने एक पुस्तक का आकार दे दिया, पुस्तकाकार रूप में उसे प्रकाशित किया। चूंकि यह भाषण अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था, इसलिए इसका हिंदी में रूपांतरण ललय सिंह यादव द्वारा किया गया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह बन सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किस भाषण का यह अंश है, यानी किस भाषण से यह लिया गया है
तो इसका उत्तर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एक ऑब्जेक्टिव यह भी बनेगा कि इस भाषण का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललय सिंह यादव ने किया। अब हम आते हैं छोटे छोटे प्रश्नों की तरफ। एक प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जाति प्रथा भारत की सबसे बुरी व्यवस्था है और इसमें व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, तकनीकी ज्ञान को आधार न मान करके उसे उसके जातिगत पेशे से बांध दिया जाता है। तो लेखक ने इस निबंध में बहुत विचार किया और विचार करने के बाद उसके मन में एक प्रश्न आया कि सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है। क्या जाति प्रथा सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जाति के आधार पर होना चाहिए। लेखक ने महसूस किया कि श्रम विभाजन यदि जाति के अनुसार होता है तो व्यक्ति एक निश्चित पेशे में, एक निश्चित श्रम में जीवन भर के लिए बंध जाता है, भले ही उसमें उसकी रुचि हो या नहीं, उस श्रम के लिए उसमें योग्यता हो या नहीं। तो इन्होंने मंथन के आधार पर ही कहा कि श्रम विभाजन आखिर सभ्य समाज में इसका विभाजन कैसे किया जाए। तो चूंकि यह सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। 3 ऑप्शन और हो सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा योग्यता अनुसार श्रम विभाजन। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में योग्यता अनुसार न रख करके उसमें सिर्फ श्रम विभाजन लिखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब है कि यह सिर्फ श्रम विभाजन रहेगा, योग्यता अनुसार नहीं रहेगा। लेकिन समझने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन किसके आधार पर, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या योग्यता अनुसार श्रम विभाजन। तो ऑप्शन इसका सही होगा योग्यता अनुसार श्रम विभाजन। अब हम देखते हैं कि एक दूसरा प्रश्न आता है जो 2 नंबर के लिए बनता है। इसके उत्तर कम से कम 30 शब्दों में देने होते हैं। कम से कम 30 शब्दों में देने होते हैं। आप चाहे तो इसमें 2, 4, 5 शब्दों की संख्या बढ़ा सकते हैं। 2, 3 शब्दों की संख्या घट भी सकती है। लेकिन जो इसका एक्चुअल, जो सही उत्तर होना चाहिए वह यह है कि आप विषय बिंदु, यानी जो प्रश्न किया जाता है, प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर अपेक्षित होता है। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में, मैट्रिक की परीक्षा में बार बार सवाल किया जाता है। 2 अंक का प्रश्न होता है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है क्योंकि जाति प्रथा गर्भधारण जन्म के समय से निर्धारित कर दी जाती है। जाति का निर्धारण जन्म से गर्भधारण के समय से किया जाता है।
और प्रश्न कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है कि जाति प्रथा योग्यता, कुशलता या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी जाति प्रथा का जो विभाजन होता है उसमें योग्यता नहीं होती, कुशलता नहीं होती, उसमें रुचि नहीं होती। यानी व्यक्ति जाति प्रथा में जाति का निर्धारण गर्भधारण के समय से होता है, बच्चे के जन्म के समय से होता है। इसमें जन्म लेने वाले बच्चे की रुचि नहीं है कि वह किस जात में पैदा होगा। गर्भधारण के समय जन्म लेने वाला जीव कोई ज्ञान नहीं होता है किस जाति में मेरा जन्म होगा, तो मुझमें कौन सी योग्यताएं आएंगी, मुझमें किस तरह की कुशलता होगी, इसमें रुचि होगी या नहीं होगी। तो यह स्वाभाविक नहीं है। दूसरा प्रश्न, आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न एक पूछा जाता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। यानी भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में, दृष्टि का अर्थ यहाँ सोच है, आदर्श समाज कैसा होगा। कहने का तात्पर्य है कि आदर्श का मतलब है ऐसा समाज जिसमें सब किसी को स्वतंत्रता का अधिकार हो, क्षमता का अधिकार हो, बंधुत्व का अधिकार हो। यानी वह समाज जिसमें कोई छोटा नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो। यानी लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वह होगा जिसमें स्वतंत्रता होगी, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। व्यक्ति में समता, समता का मतलब है यहाँ बराबरी का स्थान होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। बंधुत्व होगा, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा, यानी हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आपस में भाईचारा के साथ रहेंगे। जिस समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, बराबरी का हक होगा, आपस में भाईचारा होगा, वह आदर्श समाज माना जाएगा। आगे प्रश्न जो पूछा जाता है वह है जातिवाद पर लेखक की आपत्तियां क्या है। यानी जाति भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जातिवाद। लेखक इस पर आपत्ति क्यों करता है, आइए देखते हैं। लेखक का मानना है कि जातिवाद मनुष्य के प्रशिक्षण, क्षमता पर विचार किए बिना बच्चे के जन्म या माता पिता के पेशे के अनुसार निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब जाति का निर्धारण कैसे होता है, बच्चे के जाति का निर्धारण कैसे होता है, तो माता पिता जिस जाति के हैं बच्चे की जाति भी वही होती है। अब इस जातिवाद के कारण बच्चे को पिता के पेशे से बांध दिया जाता है और वह आजीवन बंधा रहता है उस पेशे से, यानी उस रोजगार से उस बच्चे की रोजी रोटी चले या नहीं चले, इससे जातिवाद को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप जिस जाति के हैं उसी जाति के रोजगार आप करेंगे। इसमें रोजगार को बदलने के अवसर नहीं मिलते। यह रूढ़िता है, इसमें रूढ़िवाद है, जड़ता है। व्यक्ति की क्षमता और प्रशिक्षण का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं। सभ्य समाज में पेशे का निर्धारण योग्यता के अनुसार होना चाहिए, क्षमता के अनुसार होना चाहिए, जबकि इसमें जाति के अनुसार है। लेखक की सबसे बड़ी आपत्ति यही है। आगे जो प्रश्न है, जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण कैसे है? भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा है। एक दूसरा प्रश्न भी इसमें आता है कि जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है? जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत क्या है? भारत में जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी की समस्या क्यों है, यानी बेरोजगारी का कारण जाति प्रथा कैसे है? लेखक ने इसका जवाब दिया है, अपना विचार रखा है कि भारत में जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए जातिगत पेशे में बांध देती है। यह इसका दूषित सिद्धांत है। जाति प्रथा क्या करती है? व्यक्ति को जीवन भर के लिए उसी पेशे में आपको बांध देती है। आप में योग्यता है लेकिन आप दूसरा काम नहीं कर सकते। यह प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है, यानी आप जिस जाति के हैं उसी जाति के निर्धारित पेशे को, पेशा यानी रोजगार को करेंगे। आप योग्य हैं लेकिन आप दूसरा रोजगार नहीं कर सकते। भले ही व्यक्ति दूसरी पेशा में पारंगत हो, खूब विद्वान हो, खूब तकनीकी ज्ञान रखता हो, खूब चालाक हो, उसमें खूब कार्य कुशलता हो, योग्यता हो, लेकिन वह दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। यही इस जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दूषित सिद्धांत है और बेरोजगारी का प्रमुख कारण भी यही है। 30 शब्दों में उत्तर देना है तो उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, सारग्रहित होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने किस विडंबना की बात की, यानी लेखक किस विडंबना की बात करता है, उसका स्वरूप क्या है, यानी विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक विचार करता है कि आज का समाज शिक्षित है, सभ्य है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें जाति की बात की जाती है। तो जाति प्रथा ही लेखक के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। वो मानता है कि व्यक्ति शिक्षित है, उसमें संस्कार है, वह सभ्य है, इसके बाद भी वह इस कुप्रथा का पोषक बना हुआ है। इसके पोषण करने वालों की संख्या बहुत है। हर व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, जाति के नाम पर मौन समर्थन करता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। और इसका स्वरूप क्या है, यानी यह कैसे देखने को मिलता है, तो श्रम विभाजन के रूप में यह आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी जो श्रम, जो कार्य, जो पेशा जिस जाति के लिए निर्धारित है, वह काम करता हुआ व्यक्ति आपको नजर आ जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह किस जाति का है। यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है और यही इसका स्वरूप है। अगला प्रश्न है,
लेखक सच्चा लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक मानता है? लेखक का अर्थ यहाँ है भीमराव अंबेडकर से। आपसे बोर्ड की परीक्षा में यहाँ नाम लिख करके पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर सच्चा लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक मानते हैं। लेखक सच्चा लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक मानता है? तो सच्चा लोकतंत्र यानी सच्चा का अर्थ क्या है? सही में, यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जनभागीदारी होती है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन सच रूप में, सही अर्थ में उस लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, यानी उस लोकतंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके आधार पर उसे आप सच्चा लोकतंत्र कह सकते हैं। तो उसकी कुछ शर्तें हैं कि उसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति लोकतंत्र में स्वतंत्र होता है, क्षमता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति में बराबरी का भाव होना चाहिए, स्त्री पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा का भेद नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है। और तीसरा, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, यानी जितने भी उस तंत्र में, लोकतंत्र में व्यक्ति हैं, सभी में भाईचारा होना चाहिए, दुश्मनी का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है, लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है, वरन बल्कि सामूहिक दिनचर्या है, सामूहिक दिनचर्या है, प्रतिदिन का वह एक व्यवहार है। हर व्यक्ति की भागीदारी होती है लोकतंत्र में, यानी सामूहिक दिनचर्या के कारण लोकतंत्र में सबकी बराबरी की सहभागिता होती है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। आपने इसमें कुल 7 प्रश्नों को देखा। मैं आशा करता हूं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के अंतर्गत आपसे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, आशा करता हूं कि उन सभी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आप सही जवाब प्राप्त कर चुके हैं। आपसे लघु उत्तरीय यानी 30 शब्दों में जिन प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाते हैं, उनका ज्ञान भी इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। यह एक आधार है और आशा करता हूं कि यह पाठ पूरा हुआ। आगे इस वीडियो को आप देखें, बार बार पढ़ें, समझें, आपको इससे सहयोग अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।